Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 20 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, ओवर 2 मिलियन ट्रैप्ड इन गाजा एज अटैक कंटिन्यू. आप सभी को पता है, ये आपके लिए छोटी सी अपडेट आ जाती है यहाँ पर कि अभी भी इजराइल के द्वारा गाजा सिटी पर क्या किया जा रहा है, आपका अटैक कंटिन्यू है. वहां पर अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग भी क्या है, ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं. कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे इजराइल ने क्या कहा था, अनाउंसमेंट की थी कि जो गाजा सिटी में लोग रह रहे हैं, जो सिविलियंस हैं, वो क्या करें, वो सिटी को यहाँ पर छोड़कर चले जाएं, उसे इवैक्यूएट कर दें. तो इसके कारण यहाँ पे मास माइग्रेशन होता है, जिसमें आपके जो 1 मिलियन से ज्यादा जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो रफली आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द गाजा पॉपुलेशन, वो अपना गाजा सिटी, अपना घर छोड़कर नदर्न पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी, इजराइल की जो नदर्न पार्ट ऑफ द टेरिटरी है और भी जो एरियाज हैं, उन्होंने क्या किया है, वहां पर माइग्रेट किया है. ठीक है, तो अभी भी हम देख रहे हैं ये जो अटैक है वो कंटिन्यू हो रहा है. इसी के चलते जो बॉम्बार्डमेंट अभी कुछ कल ही हमने देखा था कि एक हॉस्पिटल में क्या होता है, आपका बॉम्बार्डमेंट होता है, वहां पे एयर स्ट्राइक की जाती है, जिसमें से 500 से भी ज्यादा लोगों की क्या होती है, वहां पर डेथ हो जाती है, जान जाती है. अब ये जो बॉम्बार्डमेंट इजराइल के द्वारा हो रहा है, इसमें ये भी हुआ है कि इजिप्ट है, बहुत सारी कंट्रीज क्या करना चाह रही है, जो पैलेस्टीन है उसको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना चाहती हैं. तो इजिप्ट ने यहाँ पर इजिप्ट को अलाउ किया गया है. इवन जो इंडिया है, उन्होंने भी प्रॉमिस किया है पैलेस्टीन को एड प्रोवाइड करने की, कि वो क्या करेंगे कि जो मतलब पैलेस्टीन में सिविलियंस को यहाँ पर जान माल की जो हानि हो रही है, इसके लिए इंडिया भी यहाँ पर क्या करेगा, एड प्रोवाइड करेगा. ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. अब नेक्स्ट मूव करने से पहले डिस्कस करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके पास फिर से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर करेंगे. तो पहले हम समझते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट क्या कहती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं. इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड. यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा की और स्टेट असेंबली की. ठीक है, इलेक्शन होता है, विनिंग कैंडिडेट कौन होगा, इसकी बात की जा रही है. तो अगर जो भी विनिंग कैंडिडेट है, अगर उसको 50% वोट मिलते हैं, क्या 50% अगर उसे वोट मिलते हैं, तो क्या उसको हम ऐसा घोषित कर देंगे, अनाउंस कर देंगे कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो क्या हो चुका है, जीत चुका है, उसको डिक्लेयर कर देंगे एज अ इलेक्टेड. तो ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी या इनकरेक्ट, आप लोगों को ये बताना है. सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर्स टू द अपोजिशन. आप लोगों को यहाँ पर इस स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली रीड करना है. स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन लिखा हुआ है, ये प्रोविजन दिया गया है कि लोकसभा में जो आपके स्पीकर होते हैं एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं. ओके, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, डिप्टी स्पीकर की और स्पीकर की. तो स्पीकर यहाँ पर कहाँ से इलेक्ट होते हैं, जो भी आपकी मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो विनिंग पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है, वहां से स्पीकर आते हैं और अपोजिशन पार्टी से आपके डिप्टी स्पीकर आते हैं. सो दिस प्रोविजन इज रिटन ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट, आप लोगों को ये बताना है. ओके, सो कॉमेंट करके आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. नेक्स्ट मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग. ये आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. सो मेक श्योर आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें. पहला स्टेटमेंट क्या है, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हमें इसमें से ये बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से कौन कौन सी चीजें आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होती हैं. ओके, नाउ फर्स्ट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन institutional investment with certain condition, global depository receipts, non-residential
एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी आपके जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई में इंक्लूड होता है या नहीं होता है। जो आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं विद सर्टेन कंडीशंस, सो दीज कंडीशंस और दीज इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्लूडेड इन एफडीआई और नॉट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जो हमारे रिसिप्ट्स होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिट्स होते हैं, तो क्या वो आपका एफडीआई में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, मतलब कि यहाँ पर नॉन रेसिडेंट्स है जो इंडिया में रेसिडेंस नहीं है और उनका कुछ एक्सटर्नल डिपॉजिट्स हो रहा है, तो वो क्या आपका एफडीआई में इंक्लूड होगा या नहीं। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें आपका एफडीआई में इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं, ये आप लोगों को बताना है। ओके, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे, सो इंश्योर आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है द शेप ऑफ क्लाइमेट जस्टिस इन अ वार्मिंग इंडिया। अभी तक हम बात करते थे किसकी, क्लाइमेट चेंज की। अभी एक नया वर्ड आपके सामने आया है, क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है इसके बारे में आप लोग बताएंगे। ओके, अगर हम क्लाइमेट जस्टिस की डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर हम इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज दिस वर्ड मीन, क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट और जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है आपका न्याय, है ना, कि हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। और क्लाइमेट मतलब क्या हो जाता है आपका, है ना, तो क्लाइमेट जस्टिस मतलब हमें क्लाइमेट में किस तरीके से जस्टिस मिले। तो यहाँ पर आपकी दो चीजें हो जाती हैं। पहली चीज ये होती है कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, इसलिए सारी कंट्रीज ने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अब इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम एक जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसको रोक सकें और इसका जो इम्पैक्ट हमारे वर्ल्ड पर, हम लोगों के ऊपर हो रहा है, उसको हम कम कर सकें। ओके, ये चीज हुई। तो यहाँ पर वेरियस कंट्रीज हैं, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड में सारी कंट्रीज एक जैसी नहीं है। कुछ कंट्रीज यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच हैं, कुछ कंट्रीज आपकी पुअर हैं, कुछ कंट्रीज जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, कुछ यहाँ पर लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, कुछ यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि डेवलप्ड कंट्री वो डेवलप कैसे बनी। उन्होंने यहाँ पर पूरा उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सारी चीजें हुई, तो मतलब उन्होंने भरपूर इमिशन किया होगा, उन्होंने एमिशन तो भरपूर किया होगा ना पूरी तरीके से। उसके बाद आज के टाइम पर वो क्या है, डेवलप्ड है, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत सारा पैसा है। और अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, दीज डेवलप्ड कंट्रीज का। इन डेवलप्ड कंट्रीज के कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, आप ये कह सकते हैं। अब आ जाती हैं आपकी पुअर कंट्रीज और छोटे छोटे कुछ आइलैंड नेशंस आ जाते हैं, जिनके पास ना तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है और ना ही इतना बड़ा एरिया है कि वो इतना सारा एमिशन कर पाए जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाए। ओके, बट इसका जो इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा किसको पड़ रहा है, इन छोटे छोटे आइलैंड नेशंस को और इन ये जो पुअर कंट्रीज हैं इनके ऊपर पड़ रहा है। तो यहीं से ये आपका सिस्टम आता है, ये वर्ड आता है कौन सा, क्लाइमेट जस्टिस का, है ना। अभी ये जो G20 की समिट हुई थी उसमें कोई भी क्लाइमेट चेंज को लेकर कंक्रीट रिजल्ट हमारे सामने निकल कर नहीं आता है। दिल्ली डिक्लेरेशन भी जो होता है उसमें क्लाइमेट क्वेश्चन में कोई भी हमें अच्छा कंसेंस देखने को नहीं मिलता है। ये जो कंटेंशियस हमारा इशू है, इस पर कोई भी मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कंसेंस हमारा नहीं बनता है। तो जो हम क्लाइमेट जस्टिस की अभी हम बात करें तो क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये हो जाता है कि आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने एमिशन किया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, छोटे छोटे आइलैंड नेशन पर हो रहा है जिन्होंने इतना ज्यादा एमिशन भी नहीं किया है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्होंने इतना ज्यादा एमिशन किया है और क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है, तो वो क्या करेंगी, ये जो पुअर कंट्रीज हैं और जो आइलैंड नेशंस हैं उनको कंपनसेट करेंगे। आई होप आपको ये जो वर्ड है इतना यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, सो अब इस आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर क्या दो तीन बातें बोली गई हैं, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि हम अभी क्या करना होगा। अगर हमें क्लाइमेट चेंज, ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है उससे डील करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसे फेस आउट करना होगा, मतलब कि फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। क्योंकि वो क्या करते हैं, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे होता है कार्बन का एमिशन, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग के। अब इसमें आ जाता है आपका क्या, ट्रांजिशन। अब लेकिन ये ट्रांजिशन हम एक दिन में तो कर नहीं सकते, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के कारण जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है और भी सारी चीजें जो होती हैं उसके साथ जो लिंक है, उसका जो कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा कम होता है। और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है और ना ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वो क्या कर सके फॉसिल फ्यूल से डायरेक्टली वो क्या कर सके, क्लीन एनर्जी की तरफ, जो क्लीन फ्यूल है उनकी तरफ मूव कर सके। अगर वो करती भी हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उनको पैसों की जरूरत होगी और उन्हें टेक्नोलॉजी की भी क्या होगी, जरूरत होगी। ओके,
तो इसमें दो बातें बोली गई हैं कि टू नॉर्मेटिव्स आइडियल फर्स्ट इंटरनलाइजिंग कॉस्ट रिक्वायर दोज हु इमिट ग्रीन हाउस गैसेस टू पे द सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट। तो पहला क्या कहा गया है कि जिन्होंने यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस को किया है आपका एमिट किया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, सोशल और जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है उसे पे करना चाहिए। सेकंड, क्लाइमेट जस्टिस रिक्वायर कंपनसेशन फॉर दोज हु आर हार्म। तो क्लाइमेट जस्टिस यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट करता है, कंपनसेशन की, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर हार्म पहुंच रहा है। सो ऑफन दोज हु कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज आर नॉट द वन हु आर अफेक्टेड बाय इट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा हम यही देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे आपके नेशंस हैं, आइलैंड नेशंस हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज में इतना तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं करना किया है जितना वो उसके लिए पे कर रहे हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ये आइलैंड नेशंस क्या हो रहे हैं, सबमर्ज हो रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आइलैंड नेशंस ने इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में आपका क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट भी नहीं किया है जिसका उसको उनको पे करना पड़ रहा है। ओके, सो ये यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अब अगर हमने अब क्लाइमेट जो चेंज है उसकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आगे बढ़कर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है CBDR। आई होप आप लोगों ने इस वर्ड को कई बार न्यूज़ में देखा होगा और पढ़ा भी होगा। CBDR क्या होता है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे इंडिया की यहाँ पे बात आ जाती है, जब हमने बात की कि ठीक है क्लाइमेट चेंज हो रहा, सारे नेशन एक साथ मिलकर आए, उन्होंने कहा कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम 1 यूनिट कार्बन कम करेंगे और आप भी क्या करें 1 यूनिट कार्बन, जितनी भी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज होती हैं वो ये क्वेश्चन रेज करती हैं कि हमने तो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन किया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, हमारा जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो किस पर डिपेंड है, आपका फॉसिल फ्यूल पर यहाँ पर डिपेंड है। ओके, अब हमारे पास ना तो पैसा है इतना और ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो आप क्या करेंगे, आपने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, पहली बात तो ये। दूसरा, आपके पास पैसा भी है, ओके, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। आप यहाँ पर, हम अगर 1 यूनिट कार्बन को कम करने की बात करते हैं, टारगेट लेते हैं, तो आप यहाँ पर 10 यूनिट का टारगेट लेंगे, या फिर आप हमें पैसे दीजिए या फिर आप टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करिए। तो कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो क्या है, कॉमन है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सभी की वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। आई होप आपको इतना ये पूरा क्लियर होगा। अब ये क्या करता जा रहा है, आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज है वो इनइक्वालिटी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर इनइक्वालिटी मैट्रिक्स की तरफ। इनइक्वालिटी का मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी ट्रांजिशन है, एक तरीके से सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट कर रहा है, पुअर को अफेक्ट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड में इनइक्वालिटी, इवन वर्ल्ड की बात करें या फिर आप किसी कंट्री की बात कर लें, तो हर एक कंट्री में पुअर और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं और रिच और ज्यादा क्या होते जा रहे हैं, आपके रिच होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ, रेनफॉल में, टेम्परेचर का एक्सट्रीम लेवल का आपका टेम्परेचर आपको इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका किस पर पड़ रहा है, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फार्मर्स का इनकम लॉस यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है, फार्मर्स का इनकम लॉस हो रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, इससे जो ओशन इकोसिस्टम है वो यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है, जिससे जो फिश स्टॉक है कंट्री का और जो हंटिंग फिशिंग है कम्युनिटीज है, उनको सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में आपका सबसे ज्यादा जो अफेक्ट है वो किसको हो रहा है, पुअर को हो रहा है। आई होप आपको यहाँ पर इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसमें इंडिया की बात की गई, ग्रीनिंग डेवलपमेंट। इंडिया ने यहाँ पर टारगेट लिया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन की तरफ मूव करेंगे, ये हमारा टारगेट है। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए भी हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि जो हमारा बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कोल के ऊपर डिपेंड है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, लेकिन हम एक दिन में ही कोल से हम सोलार एनर्जी की तरफ या हाइड्रो पावर एनर्जी की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी कॉस्टली, वो बहुत ही ज़्यादा प्राइसी हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं कि हम एक दिन में क्या कर सके, कोल से, मतलब आपका जो कोल है, कोल से हम सोलार प्लांट्स की तरफ क्या कर सके, मूव कर सके। और अगर जो सोलार पावर प्लांट्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होती है उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको यहाँ पर जो मिडिल पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है और जो कॉमन पीपल है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो फार्मर्स हैं इस चीज़ को क्या कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो अभी हमने यहाँ पे बात करी थी ना, ये क्या कर रहा है, एक इनइक्वालिटी का मैट्रिक्स बनता जा रहा है क्लाइमेट चेंज। ओके, पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी अगर हम बात करेंगे, देखिए
टोटल हम एनर्जी का कंजप्शन देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट में आपका 11% लगता है, रेसिडेंशियल में 10% एंड एग्रीकल्चर में आपका 3.6% यहाँ पर लगता है। दूसरा यहाँ पर ये कहा जा रहा है एक होलिस्टिक अप्रोच की हमें ज़रूरत है। और जो हम अगर ट्रांजिशनिंग की बात करते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं तो आपकी जो कोल माइंस हैं वहाँ पर माइंस में बहुत ज़्यादा आपको एम्प्लॉय जो आपके छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए क्या करता है ये अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है। तो अगर ये कोल माइंस ये सारी चीज़ें हटती हैं तो यहाँ पर जॉब का भी बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये ग्रीनिंग फेडरलिज्म की बात आ गई है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म क्या होता है आप इसकी डेफिनेशन एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो आप लोगों को ये पता है जैसे कि इंडिया है, इंडिया में सारे स्टेट्स की कंडीशन एक जैसी नहीं है। कुछ स्टेट्स आपके रिच हैं, कुछ स्टेट्स यहाँ पर पुअर हैं, आप ये यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो जो पुअर स्टेट्स हैं हमें उनको भी क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, है ना। हमको एक ऐसी पॉलिसी लेकर नहीं आ सकते हैं जिसको पूरे पैन इंडिया में क्या कर सके उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी हैव टू कंसिडर दोज स्टेट्स टू विच आर नॉट दैट रिसोर्सफुल। ओके, सो वो रीजन जो वो रिसोर्सेज जहाँ पर अभी हम क्या है जो आपका कोल एनर्जी क्या है आपका चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो इतने जल्दी क्या कर सकते हैं ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन बातों पर भी ध्यान रखना होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही है। सो दस ग्रीन डील नीड्स टू हैव अ फेडरल डील। जो आपकी ग्रीन डील होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फेडरल डील होनी चाहिए। इंडियाज फेडरल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एम्प्लाइज दैट सब नेशनल गवर्नमेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट कंसर्न। ओके, हाउएवर देयर प्रायोरिटीज कैन डिफर significantly from those of the union government. Examine sub-national responses reveal how state entities are vital in taking the challenges of climate inequality mitigation. Okay, I hope अब आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं। An opportunity to recast India's food system. अब हम किसकी बात कर रही हैं, इंडिया के फूड सिस्टम की। 16 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया क्या, वर्ल्ड फूड डे। ओके, यहाँ पर हमने क्या सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट किया है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब वर्ल्ड फूड डे की बात करते हैं। जैसे अभी हमने बात करी जो आपका जो फूड सिस्टम है उसको आप 3 चीज़ों से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करेंगे, अगर हम लिंक करने की बात करते हैं, पहला आ जाता है आपका एग्रीकल्चर। क्या है आपका, फर्स्ट आपका एग्रीकल्चर यहाँ पर रिलेटेड। अगर एग्रीकल्चर में कुछ भी डिस्ट्रप्शन होता है तो वो किसको यहाँ पर हार्म करेगा, आपकी फूड साइकिल को हार्म करेगा, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, फूड के साथ साथ हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है। हमें खाना तो मिल रहा है बट उसमें जो भी न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को जरूरत है वो सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हैं या नहीं, इस चीज पर भी हमें फोकस करना होगा। थर्ड आपका आ जाता है कौन सा, क्लाइमेट चेंज। जो अभी हम ऊपर आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा आप इन दोनों आर्टिकल्स को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। वैसे है दोनों टोटली डिफरेंट बट समवेयर यू कैन लिंक दीज 2 आर्टिकल्स। क्लाइमेट चेंज है, अब क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है आपकी फूड साइकिल को, आप जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज होगा, इससे आपका जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज होगा, ठीक है। या फिर आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर जो हीट इवेंट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो सॉइल स्ट्रक्चर है उस पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो एग्रीकल्चर आप बात कर रहे हैं, खेती होगी, जो खेती का पैटर्न है, क्रॉप पैटर्न है, उसमें चेंज होगा। तो ये क्या करेगा, आपका जो फूड साइकिल है, क्रॉप पैटर्न है, उसको डिस्टर्ब करेगा। मे बी उसमें जो न्यूट्रिशंस जो प्रेजेंट होने चाहिए वो प्रेजेंट ना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा। 3 चीज़ें आपने यहाँ पर डिस्कस कर ली। ओके, नाउ अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड इन्वायरमेंट सिक्योरिटी की। न्यूट्रिशन, हमारा जो फूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, लाइवलीहुड और आपका इन्वायरमेंट सिक्योरिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करें। मतलब कि हम यहाँ पर कोई भी काम करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान रखना होगा। अब जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हम इंडिया का जो न्यूट्रिशन फ्रंट है उसको देखते हैं। तो इंडिया के ऊपर आज के टाइम पे इंडिया उसका जो माल न्यूट्रिशन का बर्डन है वो कैसा होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इवन डबल हो चुका है। आप ये रिपोर्ट देखेंगे 35% जो चिल्ड्रन है वो कैसे स्टंटेड है, 57% ऑफ विमेन एंड 25% ऑफ मेन आर एनेमिक है यहाँ पर। ओके, 24% ऑफ एडल्ट विमेन एंड 23% ऑफ एडल्ट मेन आर ओबीज, मतलब कि वो मोटापे के शिकार हो रहे हैं, कुछ स्टंटेड हैं। तो आप ये डेटा देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आपका। यहाँ पर अब बात करते हैं किसके कारण है ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें किसके कारण है, आपका जो न्यूट्रिशन है,
फूड में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही। तो इसमें आपके 3 फैक्टर आ जाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि हमने बात करी सॉइल की, वाटर की, क्लाइमेट चेंज की। ओके, सेकंड फ्रंट हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, अभी हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली, यहाँ पर न्यूट्रिशन फ्रंट को देखा। अब हम प्रोडक्शन साइड की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन साइड भी हम बात करें तो फार्म्स इनकम आर इनसफिशिएंट टू मीट द एंड्स ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। यहाँ पर फार्म्स इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी नहीं है कि वो क्या कर सके, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी नीड्स को क्या कर सके, मीट कर सके। उनके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि आजकल जो फार्मर्स हैं वो जो अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और वो यहाँ पर एजिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब आपकी जो यंग पॉपुलेशन है वो आपका एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं जाना चाहती, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो फार्मर्स का नंबर है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और अगर कुछ फार्मर्स अभी है भी तो वो क्या चाहते हैं कि वो जो फार्म एक्टिविटीज़ है उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे कि आपकी मनरेगा जैसी स्कीम्स होती हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, काम के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे जो प्रोडक्शन साइड है उसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है। सेकेंड, आप नेक्स्ट आप बात करते हैं जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओके, हमने ये माना क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपका प्रोडक्शन है वो भी कैसा होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होता जा रहा है। 2023 का ये डेटा है हेल्थ सर्वे के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो कल्टिवेटेड लैंड है वो कैसा है, कल्टिवेबल जो लैंड है वो डेफिशिएंट है ऑर्गेनिक कार्बन का, विच इज एन एसेंशियल इंडिकेटर ऑफ सॉइल हेल्थ। अगर यहाँ पर सॉइल में कार्बन की कमी होती है, इससे क्या होता है कि सॉइल की हेल्थ कैसी आपकी खराब होती जा रही है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स की हम बात करते हैं, ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो वो भी रैपिडली आपका क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ओके, सो इन स्टेट सच एज पंजाब मोर देन 75% ऑफ ग्राउंड वाटर असेसमेंट लोकेशन आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के द्वारा ये पता चला है कि 75% ऑफ जो हमारी ग्राउंड वाटर असेसमेंट वाटर है यहाँ पर उसका किया जाता है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है कहीं पर, और कुछ रीजंस में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो फार्म्स इनकम है वो यहाँ पर थ्रेट होती है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मिडिलमैन। तो इन जो आपकी 3 चैलेंजेस है वो आपस में कैसे हैं, आपके इंटरकनेक्टेड है। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक ट्राइपेड अप्रोच की ज़रूरत है, और इन तीनों साइड्स को हमें क्या करना होगा, हमारे फूड सिस्टम में इंक्लूड करना होगा, एंगेज करना होगा। पहले हम सिस्टम की बात करते हैं। अब ये आपका वे फॉरवर्ड की तरह यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंज्यूमर साइड की बोलते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक हेल्दी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो डाइट है उसकी तरफ मूव करना होगा। मतलब कि हमारी जो डाइट है, हमारी जो प्लेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसी होनी चाहिए, हेल्दियर होनी चाहिए। सो वी नीड टू शिफ्ट टू अ फूड प्लेट दैट इज़ हेल्दियर फॉर अ पीपल एंड द प्लानट। हमें ऐसे फूड की तरफ शिफ्ट करना होगा जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, सस्टेनेबल भी है। ठीक है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल राइस में आपका वाटर ज़्यादा लगता है। आप जब हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं उसमें पानी ज़्यादा लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी फुलफिल हो जाएगा, और एक तरीके से वो कैसा आपका जो मिलेट्स है वो क्या है, आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जैसे कि ये मिलेट्स हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पीडीएस सिस्टम है, क्योंकि अगर आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं बट प्रोडक्शन के साथ साथ इसका यहाँ पे मार्केट भी होना चाहिए, लोग इसका कंजप्शन करें वो भी होना चाहिए। तो पीडीएस सिस्टम गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स के थ्रू क्या कर सकती है, इसको यहाँ पर अवेयरनेस ला सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करें, मिलेट्स का और अदर आइटम्स का भी क्या करें, यूज़ करें। सेकेंड है आपका यहाँ पर जो इनकम्स है, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए उसको रेजिलेंट बनाना होगा, इंश्योर करना होगा कि जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं उसमें आप क्या कर सकें, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सो वी नीड टू ब्रॉडन एंड स्केल अप such initiatives to various agroecological practices such as agroforestry, conservation, agriculture, precision farming, much more. ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड आ जाता है कि शिफ्ट फार्म टू फॉर्क वैल्यू चेन टूवर्ड्स मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव वन। हमें यहाँ पर जो हमारा फार्म चेन है उसको एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव वन की तरह आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि आपका ये मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सप्लाई ऑफ रॉ प्रोसेस फूड होता है, कंज्यूमर्स तक यहाँ पर
पर पहुंचते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो फार्मर से हम इस चीज़ पर प्रायोरिटाइज करें कि जो आपका मिडिल मैन है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम खत्म करें, हम डायरेक्टली यहाँ पे फार्मर से परचेस करें, प्रोक्योर करें। तो इससे क्या होगा, जो सस्टेनेबल हार्वेस्ट जो प्रोड्यूस है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होगी, फेयर ट्रेड आपका यहाँ पर देखा जाएगा। सो शिफ्टिंग एन एंटायर फूड सिस्टम हाउएवर इज नो मीन feat, but the scale of the challenge must not deter our ambitions. If we act fast, India has a unique opportunity to showcase the rest of the world how to get its food system right. तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जिससे क्या कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं कि हमारे फूड सिस्टम को राइट पाथ पर कैसे लेकर आया जाए। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, आर सदर्न स्टेट्स बीइंग पनिश्ड फॉर देयर सक्सेस। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि हम बात करते हैं डिलिमिटेशन की। जैसे हम फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है कि हम ये टारगेट कर रहे हैं कि 2026 में इंडिया में क्या होगा, आपका डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पॉपुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा में आपकी सीट से डिसाइड होती है, ठीक है। लेकिन ये डिलिमिटेशन की बात करते हैं किस बेसिस पर होता है, आपका पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। किसके बेसिस पर होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पर होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की। 1970 में क्या होता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्कीम लाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कुछ स्टेट्स आपके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टेट्स परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं, दो चीजें आ जाती हैं। 1970 से पहले अगर आप देखेंगे, नॉर्दर्न स्टेट की बात करें या फिर सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों, मतलब कि पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन आपको ऑलमोस्ट इक्वल दिखाई देती है। आफ्टर 1970s क्या होता है यहाँ पर कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्कीम लाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सदर्न स्टेट्स क्या करते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में ऐसी उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है और उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रो करती है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात आती है किसकी सीट्स की, कि लोकसभा में और आपकी जो स्टेट असेंबली होती है, वहाँ पर जो सीट्स एलोकेट होती हैं वो किस बेसिस पर होती हैं, आपकी पॉपुलेशन के बेसिस पर होती हैं। इवन आपका जो फाइनेंस कमीशन है, वो आपका जो टैक्स वगैरह है और जो फाइनेंस स्टेट्स को एलोकेट किया जाता है, वो भी किस बेसिस पर होता है, आपका पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर जो सदर्न स्टेट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, हमें इतनी अच्छी सक्सेस मिली है, तो क्या ये हमारी सक्सेस हमारे लिए पनिशमेंट बनती जा रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हमारा जो नंबर ऑफ सीट्स का एलोकेशन है उसको कम कर रहे हैं, तो एक तरीके से हमारे लिए क्या हो रही, पनिशमेंट ही बनती जा रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, आप सभी को याद होगा कि 1971 में लोकसभा की जो सीट्स थी उसको फ्रीज कर दी जाती है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। लेकिन अब फिर से बात चल रही है कि हम क्या करें, डिलिमिटेशन पर यहाँ पर बातचीत हो रही है आपकी कि 2026 में यहाँ पर डिलिमिटेशन होगा। तो वो किस बेसिस पर होगा, कैसे होगा, ये अभी हमें देखना है। फर्दर ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। जैसे कि हम बात करते हैं हमारी फाइनेंस कमीशन की, 15th फाइनेंस कमीशन जो आपका आता है, तो यहाँ पर जो एलोकेशन होता है 14th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करते हैं, आप बात करते हैं जो वेटेज था पॉपुलेशन का, पहले वो कितना था, 27.4% था 14th फाइनेंस कमीशन में। लेकिन जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा, जो सदर्न स्टेट्स की जो ये प्रॉब्लम थी, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखा और उन्होंने ये जो पॉपुलेशन का वेटेज है उसको 15% किया। ठीक है, कितना किया, 15% यहाँ पर किया। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि सेंटर के पास 100 रुपये है, अब ये 100 रुपये स्टेट्स में क्या करना है, आपका डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो आपके मान लीजिए 60 रुपीज़ हैं, तो जितने भी टोटल स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब ये 60 रुपीज़ किस स्टेट को कैसे जाएगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम है, मतलब उनको पैसे कम मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, ये जो वेटेज था पॉपुलेशन को उसको कम किया। क्योंकि जो ये टैक्स का एलोकेशन, मतलब पैसों का एलोकेशन होता है स्टेट्स को, शेयर जो होता है उसमें सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, आपका फॉरेस्ट कितना कवर है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उस बेसिस पर यहाँ पर जो आपका मतलब कि पैसा है उसको एलोकेट, जो शेयर है उसको एलोकेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पर फ्रीज किया गया था। अब फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर कैसे सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है YSLR
SLLS ऑल्सो नीड्स टू बी रिफॉर्म। यहाँ पर SLLS क्या है, स्पेशल एंड लोकल लॉज की यहाँ पे बात की जा रही। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो IPC है, इंडियन पिनल कोड है, NCRPC है, उसमें क्या हो रहा है आपके मतलब कि चेंजेस किए जा रहे हैं, आप उनको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अमेंड कर रहे हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके बहुत सारे जो केसेस हैं जो आपके स्पेशल और लोकल लॉज होते हैं वहां से भी निकल कर आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इन लॉज को भी चेंज करना चाहिए। ओके, सो हियर यू विल सी कि इट टू इलस्ट्रेट नियरली 39.9% ऑफ ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड इन 2021 वर अंडर SLS। तो यहाँ पर जो स्पेशल लॉज हैं और लोकल लॉज हैं, तो सबसे ज़्यादा जो केसेस रजिस्टर हुए, मतलब कि 39.9% जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, आपके स्पेशल एंड लोकल लॉज के थ्रू हुए हैं। तो हमें इन पर क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करने की जरूरत है। जैसे कि हम बात करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 आपका है, UAPA एक्ट, और दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे कि महाराष्ट्र कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999 है। दोनों को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो टेररिज्म की यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्ट है, उनकी जो डेफिनेशन है अनलॉफुल एक्टिविटी की, ऑर्गेनाइज क्राइम की, वो दोनों के जो टर्म्स हैं बहुत ही ज़्यादा वेग हैं, एम्बिगियस और डेफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन आपका जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इसमें भी यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जो कंसेंशुअल सेक्स एक्टिविटीज़ है बिटवीन द माइनर्स, उसको हमें एप्लीकेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि जो माइनर्स के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और वो अगर कंसेंसस के बेस्ड पर होती है, तो क्या आप उसे लीगलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो चाइल्ड मैरिज के केसेस आते हैं, ठीक है, और उसमें यहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड मैरिज हो रही, मतलब कि बच्चा कैसा होगा, माइनर होगा, या तो गर्ल आपकी माइनर होगी या फिर बॉय आपका माइनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर माइनर चाइल्ड है और वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहा है ना, कपल सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहा है, तो इसको पॉक्सो के अंदर आपका रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है, इस पूरे आर्टिकल का अगर हम क्रक्स देखें तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपके ये जो लॉज इनको चेंज किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है, तो क्या हमारी जो स्पेशल लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, उन्हें भी चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक तरीके से पूरा कोडिफिकेशन होता है लॉज का, यहाँ पर क्या होता है, कोडिफिकेशन होता है। और ये जो आइडिया है कोडिफिकेशन का आपका कहाँ से आता है, बेंथम का जो आइडिया है, आप लोगों ने बेंथम के बारे में यहाँ पर पढ़ा होगा। बेंथम का यहाँ पे जो पेनोमियन आइडिया है वो क्या करते हैं, उन्होंने मतलब कि आइडिया दिया था कि जितने भी आपके रूल्स हैं आप उसको क्या करिए, एक सिंगल प्लेस पर कोडिफाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास एक ही टाइम पर सारी चीजें आप यहाँ पर लीगली तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो इस आर्टिकल में भी इतना ही है। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, सेंटर सीज मेजर्स इन प्लेस टू चेक प्राइस राइस। अब यहाँ पे सेंटर क्या कर रही है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो MSP के प्राइसेस हैं उसमें राइस देखने को मिल रहा है। ओके, सो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन शुगर। अब यहाँ पर प्राइस, जैसे कि आपका इस साल का जो मानसून है वो इतना अच्छा नहीं रहा, मतलब कि किस पे अफेक्ट हुआ, हमारे एग्रीकल्चर पर अफेक्ट हुआ इसका। अब इसीलिए यहाँ पर जो शुगर है, व्हीट है, राइस है, इनके जो प्राइस है ना, इसको यहाँ पर एडिक्वेट रखने के लिए, मतलब कि प्राइस में कोई भी राइज ना हो इन्फ्लेशन का, क्योंकि जो फूड वाला जो आपका पॉइंट है बास्केट में, जो उसका वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है। तो क्या होता है, जैसे कि जब डिमांड कम हो, मतलब कि सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होगी आपकी तो मतलब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होगा। इसी के चलते यहाँ पर जो इसका एक्सपोर्ट था उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने अभी जो शुगर, व्हीट और राइस है, इसमें जो एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसको अभी भी क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि कंटिन्यू कर दिया है, जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट में इन आइटम्स की क्या हो, कमी ना हो, सप्लाई कम ना हो। अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, आपका जो उसका प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, और प्राइस अगर बढ़ा तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली आपका जो इन्फ्लेशन होगा वो राइज हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर रीजनल disparity in overcoming cancer through survival rates are up स्टडी। तो यहाँ पर देखिए केसेस आ रहे हैं कि जो सर्वाइवल रेट्स हैं, हम बात करते हैं किसकी, कैंसर की, तो कैंसर में बहुत सारे हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, और जो उसके सर्वाइवल रेट्स हैं वो भी अब धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना टू वर्क विद इजिप्ट टू हेल्प स्टेबलाइज वेस्ट एशिया। अब यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, जैसे कि वेस्ट एशिया की जो कंडीशन है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है। अब चाइना, जैसे कि इजिप्ट ने अभी क्या किया था, ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पर भेजा था
कहाँ, गाजा में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एड मिल सके। अब चाइना क्या करना चाहता है, इजिप्ट के साथ यहाँ पर काम करना चाहता है, जिससे कि क्या हो सके, जो वेस्ट एशिया है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चाइना की जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे इस रीजन में ग्रो कर रही है। ओके, तो ये इंडिया के लिए भी खतरा बन सकता है। तो चाइना ऐसा कोई कदम उठाए उससे पहले इंडिया को भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे, सो दैट यहाँ की जो सिचुएशन है ना, वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है उसको हम धीरे धीरे क्या कर सके, नॉर्मलाइज कर सके। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो न्यूज़ और आर्टिकल्स तो हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, नीदर वन नॉर टू। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाता, मतलब कि सॉरी इनकरेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50% नहीं, हमें मोर देन 50% चाहिए होता है। क्या? मोर देन 50%। तब जो पार्टी मेजोरिटी में होगी, मेजोरिटी कब आएगी, जब आपका आधे से ज्यादा होगा, तो वहां पर तभी उस पर्सन को हम इलेक्टेड मानेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सेकंड हम बात करते हैं, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ओके, सो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है नीदर वन नॉर टू। कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका राइट ऑप्शन होता है 1, 2 एंड 3 ओनली। 4 आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, एफडीआई में इंक्लूड नहीं होता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द नॉन रेजिडेंस आपका एनआरई अकाउंट इन रुपीज डोमिनेट अकाउंट ओपन इन एनआरआई टू फैसिलिटेट डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी अर्निंग, इट इज नॉट इन एफडीआई। तो ये फैसिलिटेट एनआरआई को फैसिलिटेट करने के लिए होता है, ये एफडीआई में आपका इंक्लूड नहीं होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।